स्किल्स जो शायद हमें केवल एग्ज़ाम में नहीं बल्कि पूरे लाइफ टाइम में काम आए। तो एक मेरे जहन में बात आ रही है कि नो दाई सेल्फ। क्या होता है ना कि हम उनके बारे में पढ़ते हैं, वो आज क्या कर रही है, वो आज कहाँ जा रहा है। क्या आप ये समझ रहे हैं कि आप क्या हैं? क्या आप अपने आप को जानते हैं? डू यू नो वॉट यू लाइक? तो मैं ये कहूँगी कि हम अपने आप को जानने की कोशिश करें। उससे आपको समझ में आएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं ज़िंदगी भर भी करूँगी ना तो भी मुझे ये नहीं लगेगा कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। ऐसी चीज़ें आप अपने आप में समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर भरोसा करना बेहद बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा जब मम्मी पापा भी नहीं रहेंगे, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स भी नहीं रहेंगे, तब एक ये कि आपके साथ है जो आप खुद हैं। तो आपको अपने आप को ये बिलीव दिलाना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, अगर मैंने ये सोचा है तो आई कैन डू इट। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। कई बार हम अपने सबसे बड़े क्रिटिक बनकर रह जाते हैं, मैं तो कर ही नहीं पाती, मुझसे तो होता ही नहीं है, ऐसा तो कैसे होगा। ये नेगेटिविटी हमें खाती रहती है। आपको नेगेटिव एनर्जी को फीड नहीं करना है। आपने एक चीज़ नहीं पढ़ी है कि where your focus goes the energy flows। मतलब अगर आप अपना फोकस नेगेटिव लोगों पर, पीपल, नेगेटिव सिचुएशंस पर, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस पर अगर आप ज़ाया करते हैं तो आपकी एनर्जी, आपका दिमाग वही सोचता रहता है। हमें वो नहीं करना है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी का राक्षस बड़ा हो जाएगा और हमारी सारी पॉजिटिव एनर्जी को निकलेगा। तो आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी को संचय करके अपना सारा फोकस अपनी स्ट्रेंथ्स पे रखना है। वीकनेसेस पे हमें काम करना है, लेकिन कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं सर जो बहुत पुल डाउन करते हैं। सच्ची बात है, आप भी, आपके लाइफ में भी मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ कहते हैं ना, कोई शर्मा जी रिलेटिव्स, वो हम सबके लाइफ में होते हैं। तो वो नेगेटिव आपको उनसे दूर रहना है, अपने आप को पॉजिटिव, अपने आप की पॉजिटिविटी को डेवलप करना है। एक आखिरी चीज़ जो मैं एक स्किल कहूँगी कि स्पीक लेस, रीड मोर, राइट इवन मोर एंड बी मोर। ये जो यंग थिंकर्स फोरम है, मैं कल आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द एंटायर थिंग कि कैसे क्या काम करते हैं, और ये चीज़ मेरे जहन में आई कि आप ये सही प्रोसेस कर रहे हैं। यू आर एनकरेजिंग पीपल टू थिंक मोर। हम उल्टा करते हैं यंगस्टर्स, स्पीक मोर, राइट थोड़ा सा रीड तो, और थिंक। हमें इसको, इस साइकिल को हमें बदलना है। वी हैव टू थिंक मोर एंड मोर, स्पीक लेस, राइट मोर। जब आप लिखते हैं ना कोई चीज़ अपनी भाषा में, अपनी राइटिंग में, तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से प्रोसेस कर लेता है उस चीज़ को। और रीडिंग तो आपको, इट टेक्स यू प्लेसेस। सो एक छोटे छोटे ये हैं कि अगर आप करेंगे तो शायद केवल यूपीएससी एग्जाम नहीं, किसी भी एग्जाम में नहीं, लाइफ टाइम इट विल हेल्प यू आउट। बिल्कुल सही कहा सृष्टि जी ने। इस बारे में मैं भी आपको कुछ बताना चाहूँगा कि हमारे जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो मस्तिष्क के सिग्नल्स की स्टडी करते हैं, दिमाग की स्टडी करते हैं, उन्होंने एनालिसिस करके कंक्लूजन निकाला था कि इस एग्ज़ाम में बहुत कुछ याद करने और समझने की ज़रूरत रहती है, और इतना बड़ा पहाड़ जैसा सिलेबस में से क्या सवाल प्रीलिम्स में कौन से क्वेश्चन निकल के आएंगे, यू नेवर नो। और अगर प्रीलिम्स में आ गए तो विश्लेषण करने वाले एनालिटिकल क्वेश्चंस मेन में कैसे जाएंगे, यू नेवर नो। और अगर मेंस भी आपने निकाल लिया तो इंटरव्यू में पिछले 1 साल से संबंधित कौन सी खबर पूछ लेगी, यू नेवर नो। तो मतलब आपको बहुत कुछ पढ़ के बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। तो न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा कि जितना ज़्यादा आपका पढ़ने का दायरा होगा उतना ज़्यादा आपका मस्तिष्क चीज़ों को स्टोर कर पाएगा, और स्टोर करके एक होता है मस्तिष्क में कोई चीज़ जाके स्टोर हो जाती है, और दूसरी चीज़ होती है उसको ज़रूरत पड़ने पे रिट्रीव कर सके। हम मूवी देखते हैं, मूवी से बाहर आते हैं, 2 दिन बाद कोई मित्र पूछता है कि भैया मूवी की स्टोरी लाइन क्या थी, तो किरदार के नाम भी बता देते हैं। लेकिन हमने अखबार में कोई खबर पढ़ी और बाहर आके 2 दिन बाद किसी ने पूछा कि भैया 2 दिन पहले ये हुआ था, क्या हुआ था, तो नहीं याद रह पाता। तो उन वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि चीज़ों को रिकॉल करने की जो कैपेसिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ उसको लिख के पाई जा सकती है। इसलिए बचपन में आपको लिख के आंसर की तैयारी करने के लिए स्कूलों में कहा जाता था। और मुझे लगता है कि ये लिखने की आदत, जैसा सृष्टि जी ने बताया, ये ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए बल्कि आगे के ज़िंदगी में भी आपके विचारों को एक धुरी देने के लिए या विचारों को एक स्ट्रक्चर करने के लिए बहुत काम आएगी। तो जैसा इन्होंने बहुत सही शब्दों में बताया कि बात कम, पढ़ाई ज़्यादा और लिखाई सबसे ज़्यादा। और मुझे लगता है कि ये आज
इस सत्र का सबसे इंटरेस्टिंग टेक अवे होगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो एक बार अगर आप सहमत हैं तो कृपया ताली हो जाए। अगला सवाल की मैं पढ़ना चाहूंगा सृष्टि जी। आज सबको पता है, अखबार में सब पढ़ते हैं कि भारत एक युवा देश है। युवा का तात्पर्य है कि इस देश में युवाओं की जो संख्या है ये विश्व के प्रथम 3 देशों में आता है, और अगर प्रथम 3 में अभी नहीं भी आ रहा तो आने वाले 25 सालों में ये प्रथम स्तर पे आ जाएगा। मतलब विश्व में जितने भी देश हैं उन सारे देशों में युवाओं की सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में होती है। तो जब युवा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, मतलब 60 या 55 वर्ष से ऊपर वालों से हम उतनी अपेक्षा नहीं कर सकते, और जो शिक्षारत छात्र हैं 15 साल से या 20 साल से कम वाले, वो भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान नहीं दे सकते। तो भविष्य के आने वाले 25 सालों में जो हमारी युवा जनसंख्या बढ़ने वाले, जिसे सोशल साइंटिस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड कह के बुलाते हैं, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड या युवाओं की संख्या का क्या उद्देश्य होना चाहिए जिसके प्रति जिसको सुनिश्चित करके वो देश के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। और चूंकि आज अपन जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, तो हर किसी का सपना एपीजे अब्दुल कलाम से लेके जितने बड़े बड़े आदमी हैं उन्होंने सबने यही बोला कि भारत विकसित देश होना चाहिए। तो इस विकासशील देश से विकसित देश के तमगे तक पहुंचने के लिए देश के युवाओं की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए, जो आपको लगता है उन्हें अगले कई सालों में उनका निर्वहन करना चाहिए जिससे भारत विकसित हो सके। मैं एक युवा हूँ, आप में आप जैसी हैं, तो कई बार जैसे सर ने भी कहा कि हम ये पढ़ते हैं कि युवा देश है भारत। अब युवा है तो सच्ची बात है, बताइए 1.25 बिलियन तो हम टोटल हैं, लेकिन 35 ईयर्स से कम वाले जो एज के हम लोग हैं, वी आर द मैक्सिमम अभी। और कमिंग टू 2025 तक तो पूरे वर्ल्ड में वी विल बी द लार्जेस्ट। तो ऑलरेडी 1 in 6 इन द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एन इंडियन। उसमें क्या और मेरे ख्याल से थोड़ा रेशियो इधर उधर हो जाए तो इंडियन यूथ इज दी थिंग। तो अब इसको यूटिलाइज हमें सही जगह पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सही तरीके से एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, सही जगह पे एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पा रहे हैं, तो दिक्कत हो सकती है। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है, बट इट कैन बी अ नेगेटिव। तो उसको नहीं होने देने के लिए कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में, जब आप ड्यूटीज़ की बात करते हैं, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो मेरे दिमाग में एक बात आती है। क्या आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी पढ़ा है? आप में से किसी ने? क्या अभी आपने जानने की कभी कोशिश की कि भारत का संविधान क्या है? दिक्कत वही है ना सर, जब यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं ना तभी कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ लगाते हैं। और अनलकी, और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, वो चीज़ आप ज़रूर जाकर पढ़िएगा। आर्टिकल 51A है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 4A का पार्ट है। दैट टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नॉन एनफोर्सेबल है। मतलब आप अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप कोर्ट में जाके अर्जी नहीं लगा सकते कि ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे संविधान में उसको जगह मिली है तो हम एक बार तो पढ़ना बनता है ना। एक बार तो जान ले कि हमारी कंट्री हमसे क्या चाह रही है। ऐसा क्या है कि 1950 में बनाकर जो एक डॉक्यूमेंट बड़ा सा बना दिया, उसमें ऐसा क्या लिखा है। कल जब मैं फिर से उसमें रिविजिट कर रही थी तो जितने भी पॉइंट्स थे सारे के सारे मुझे ऐसे लगे कि आज भी वो उतने ही वैलिड हैं। 70 साल हो गए आज भी। तो वही कुछ ड्यूटीज है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो मैं चाहूंगी आज मैं आपके साथ शेयर करूं और आप उस चीज को देखें। पहली एक चीज आती है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट द आइडियल्स ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। हम अपने पास्ट को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आज मैं अपनी कहते हैं ना बोलने की जो एक राइट टू स्पीक है, राइट टू स्पीच है, अगर मैं आपके साथ ये चीजें शेयर कर पा रही हूँ, this is because there was someone called Shahid Bhagat Singh who had fought for us. It is because of him, it is because of so many other people who have fought for the freedom of this country. क्या हम इस बात की अवेयरनेस रखते हैं कि जितनी फ्रीडम हमें आज मिल रही है वो हमने उसके लिए लड़े हैं, खून दिया है। तो एक ये पहली चीज है कि आप अपने पास्ट का रिस्पेक्ट करें, अपने कंट्री के पास्ट को समझें, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को जानने की कोशिश करें। तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि आज हम ये जो लाइफ जी रहे हैं कितने हम फॉर्चुनेट लोग हैं।
दूसरी चीज, एक और चीज जो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में से अलग थोड़ा सा मैं जा रही हूँ, एजुकेशन की तरफ, स्किल्स की तरफ। अगर हम यूथ हैं एंड वी आर एजुकेटेड, अगर हम किसी सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, हमसे ज्यादा इस चीज को कोई नहीं समझ सकता कि स्किल्स की कितनी ज्यादा जरूरत है आज। तो एजुकेशन और स्किल्स, आप जहाँ कहीं भी हो, जो भी हो, जिस भी प्रोफेशन को आपने चुना हो, उसमें आप अपनी पकड़ मजबूत करिए। प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लर्निंग पे फोकस करें। थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं जिसमें प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा फोकस ना होकर थ्योरेटिकल होता है, तो वो चीज हमें, आप खुद, अगर आपका कॉलेज वो गैप छोड़ रहा है, आप उसको ब्रिज कीजिए। प्रोजेक्ट्स आप अपने खुद बनाइए, खुद कोशिश कीजिए कि कैसे ये चीज कर पाऊं, और उस पर अपनी पकड़ जमाइए। तब आपकी स्किल्स जब होंगे तो आपको हर कोई एम्प्लॉय करेगा। तीसरी चीज जो मेरे दिमाग में है, एंड इट इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमेन। दूसरी भाषा में कहूं तो रिस्पेक्ट द वुमेन, नॉट जस्ट वुमेन, द ट्रांसजेंडर्स, द अदर पीपल। क्यों ऐसा है कि आज भी कुछ लड़कियों को पढ़ाई नहीं करवाई जाती, उनकी शादी करा दी जाती है when they are 16, when they are 17? I am fortunate that मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम इंजीनियरिंग कर रही हो, अच्छा अब तुम यूपीएससी दोगी, अब तुम कहीं और जाओगी, नहीं। थैंक यू सो मच टू देम। लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी सुदूर क्षेत्रों में ऐसी बच्चियां हैं जो स्कूल नहीं जा पा रही हैं। तो एक ये चीज मैं आज यहाँ से, इस फोरम से के माध्यम से सबको, जितने भी मेल फ्रेंड्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स हैं, जो भी सब लोग आप बैठे हैं, आप सबसे यही कहूंगी कि जो भी ट्रेडिशंस आपकी फैमिली में कहीं चल रहे हो कि लड़की है बस खाना बनाएगी, अगर ऐसी कोई चीज है, आप थोड़ा सा हाथ बढ़ाएं। आप अपनी बहन को, अपनी फ्रेंड को, ममा को, उनको थोड़ी हेल्प करें प्लीज। क्योंकि कुछ सोशल ट्रेडिशंस है जो आज भी हमारे भारत को पीछे कहीं खींचती है। क्योंकि जब बिल्कुल आधा हिस्सा अगर किसी शरीर का काम ना करे तो क्या हो पाता है, तो आधा हिस्सा अगर हमारे देश का काम ना करे तो कैसे काम चल पाएगा। और इस पे एक मुझे बात याद आई सर, इस बार 759 सिलेक्शंस हुए हैं यूपीएससी के एग्जाम में, उसमें से सर केवल 182 लड़कियां हैं। आप समझ रहे हैं, 182 है केवल 759 सिलेक्शंस में से। तो जितनी भी लड़कियां यहाँ बैठी हैं यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, आपको काम करना है। मैं यहाँ आ गई हूँ, अब आपको यहाँ पे आना है। वो जो जेंडर स्क्यू चल रहा है ना, उसको आपको ठीक करना है, ठीक है। और लास्ट चीज जो एक ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, हमारे पर्यावरण की तरफ हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हम समझते हैं, हम सुनते हैं क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, we think about global warming, we read about global warming, फिर anything। तो वो थिंक आप थोड़ा सा थोड़ा समझिए कि पोल्यूशन क्यों इतना ज्यादा है, क्यों ऐसा है कि दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द एंटायर वर्ल्ड। ऐसा अगर है तो ऐसा क्या है, क्यों दिक्कत आ रही है। और आप समझ लें, ये धरती जो है ना, धरती माँ ही है जो हमको संभाल रही है, नहीं तो जो हवा फ्री में, हमें सब कुछ मिल जाता है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमें फ्री में मिलता है, पानी हो गया, हवा हो गई, उसको भी हम ठीक नहीं रख पा रहे। सो यू हैव टू वर्क आउट फॉर दिस। कुछ भी आप पॉलिथीन ना यूज करें, जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर आप अपनी लाइफ में एक भी आदत डेवलप करें, पॉलिथीन यूज करना बंद कर दें, थोड़ा गाड़ी से कम जाकर पैदल चलें, कुछ भी कीजिए जिससे एनवायरमेंट को आप एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो प्रॉब्ली इंडिया जो एक पॉपुलस कंट्री होने वाली है, हम बहुत जल्द चाइना को ओवरटेक कर देंगे। वी विल बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दिस वर्ल्ड। So that most populous country should not be the most polluted country. उसके लिए भी